प्रणाम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 6 इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर बेटा, हिस्ट्री सेक्शन में ऐसे देखा जाए तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है जो ब्रिटिश रूल से रिलेटेड है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बेटा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का टाइटल ही था कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, यूरोपियंस का भारत में एक तरीके से बेटा आगमन, उनका आना, और ट्रेडिंग पर्पस से आए थे बेटा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की जो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उसका ट्रेडिंग कल्चर है, ये सारी चीज़ें देख के एक तरीके से जो उनकी लालच थी, उनकी जो ग्रीड थी बेटा, कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने रूलिंग करने का एक मन बना लिया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स, कैसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एनेक्सेशन पॉलिसी जैसी पर्टिकुलर योजनाएं वो लेकर आए और हमारे इंडियन जो रूलर्स थे उनको एक तरीके से ट्रैप में उन्होंने फंसा लिया और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉलोनिज्म के बारे में देखा बेटा कि कैसे वो एज अ ट्रेडर आए और उन्होंने धीरे धीरे हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कॉलोनीज को बेटा एक तरीके से देखा जाए पोर्ट को अपने कंट्रोल्स में ले लिया बराबर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने सारे स्टेट्स को बेटा अलग अलग तरीके के पर्टिकुलर कॉजेज के थ्रू बराबर हमने एनेक्सेशन पॉलिसी में देखा कि कैसे उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो रूलर्स विदाउट हायर हैं, जिनके कोई वारसदार नहीं है, उनके स्टेट्स को कैप्चर कर लिया, उनको डेप्टर्स बना दिया। फिर नेम शेक रूलर्स, मतलब एक तरीके से नाम के राजा हैं, इस तरीके का उनके बारे में रूमर फैला के, ठीक है, कि वो प्रॉपरली एडमिन नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का एक राजा का जो पर्टिकुलर जो है बेटा रूलर्स का इमेज क्रिएट करके उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है फैक्टर्स खड़े किए और कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ पे हमने 1 और 4 नंबर के चैप्टर्स में ये सारी थियरी देखी बेटा। अब इसके आगे धीरे धीरे अब जर्नी बढ़ रही है कि कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे बेटा इंडिया के ऊपर कैसे उसका इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉस्पेरिटी है बेटा, ये कैलॉप्स डाउन हुई, किस तरीके से हमारे जो पीजेंट्स है बेटा, हमारे जो फार्मर्स हैं बेटा, वो डेप्टर्स बन गए, ठीक है, किस तरीके से उनका हर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण किया गया। तो चैप्टर नंबर 6 के जो टॉपिक है बेटा इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा रिलेटेड है। अब यहाँ से जैसे कि आपके हर चैप्टर में एक पर्टिकुलर कोई ना कोई मैसेज, स्टोरी या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जिससे आपके चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पैराग्राफ बेटा एक लीबियन, मतलब लीबिया के अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ था उस टॉपिक से रिलेटेड जो है यहाँ से शुरुआत हो रही है। बात फिर अब वापस से ब्रिटिश रूल पे आ जाएगी। अब देखो कि कैसे एक वापस से कन्वर्सेशन हो रहा है। देखते हैं हम आगे कि अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग वाइल हर डॉटर पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पे मदर और डॉटर के बारे में है कि किस तरीके से वो जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और जो उनकी डॉटर है पूर्वा वो उनके ही बगल में बैठ के बेटा अपना होमवर्क कर रही थी। अरुणा रीड लाउडली रिवोल्यूशन इन लीबिया। हियरिंग दिस पूर्वा आस्क व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट। अरुणा आंसर्ड when the needs of people are not satisfied and the people face economic crisis they revolt। क्लियर। यहाँ पे जब वो बेटा लाउडली न्यूज़पेपर रीड कर रही थी तो उन्होंने जो लीबिया में उस समय रिवोल्यूशन चल रहा था, ये 2011 के आसपास की बात है बेटा, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक का सब्जेक्ट भी तभी से रिलेटेड है कि मतलब ये जो न्यू वर्जन स्टार्ट हुआ होगा वो 2010-11 के बाद के सब्जेक्ट से बेटा। तो उस समय के हिसाब से ये लीबिया के रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल इस चैप्टर के शुरुआत में लिया गया है। ये पर्टिकुलर बेटा नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है लीबिया, जहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो सिविल वॉर जैसे कंडीशन क्रिएट हो गई थी बेटा, क्राइसिस क्रिएट हुए थे। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब थियरी नहीं है बेटा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जब आ जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात तो आ गई कि रिवोल्यूशन इन लीबिया, पर लीबिया पर्टिकुलरली कौन सी प्लेस पे है, कहाँ है, किस कंट्री का पार्ट है बराबर, या खुद अपने आप में कोई देश है, तो ये सब थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कभी भी किसी टॉपिक के बारे में, जब किसी नए सब्जेक्ट के बारे में आप देखते हो बेटा, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। तो लीबिया का जो रिवोल्यूशन है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बाद में ये एक तरीके की सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इस देश के अंदर बेटा दो तरीके की विचारधारा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। एक पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे थे बेटा जो वहाँ के उस समय के जो कर्नल थे, मेमोर गद्दाफी, गद्दाफी का नाम आपने सुना होगा, उनके सपोर्टर्स थे।
और जो दूसरे थे बेटा वो लोग जो है उस समय इजिप्ट और तनेशिया के अंदर जो एक तरीके से बेटा मॉडर्नाइजेशन के साथ चलने के कुछ मतलब देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी, कुछ एक तरीके से देखा जाए तो बेटा बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स जहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे कंट्रोलिंग थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल हर तरीके की आज़ादी की बात कर रहे थे। तो कुछ ऐसे लोग थे बेटा जो इजिप्ट और तुनिसिया में हो रही जो एक तरीके की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी उससे इंस्पायर्ड हुए थे। तो यहाँ पे दो तरीके की विचारधारा के लोगों के बीच में बेटा एक तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। हालांकि बाकी देशों की तरह बेटा ये लोग खुशकिस्मत नहीं थे, और कहीं ना कहीं इनकी ये विचारधाराओं की लड़ाइयाँ जो है बेटा वो काफ़ी जो है इस देश में जो है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए, और इनका सॉल्यूशन आज तक भी नहीं आया है। ओके, और अंदर ही अंदर इनमें हर तरीके की बेटा झगड़े चलते रह रहे हैं। तो यहाँ पे मदर उसको सिंपली लेकिन समझा रही है बेटा कि रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब अगर हम नॉर्मली समझे इसका मतलब है कि बेटा विद्रोह। जब कोई भी बात या कोई भी चीज बेटा सहनशीलता के बाहर चली जाती है तो उसके सामने बेटा रिवॉल्ट होता है, एक तरीके का विद्रोह होता है। ये विद्रोह ज्यादातर बेटा देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ होता है। जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो दुनिया में जब जिसको हम क्रांति भी कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, बराबर कि ये उस तरीके के रिवॉल्यूशन थे बेटा जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लाए। ओके, कुछ रिवॉल्यूशंस ऐसे थे बेटा जिनके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही लड़ाइयों में उलझ गए, जैसे कि लीबिया का रिवॉल्यूशन था बेटा। तो यहाँ पे मदर भी समझा रही है उसको बेटा कि व्हेन द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवॉल्ट इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे जब लोगों की बेटा जरूरतें पूरी नहीं होती हैं बेटा, वो किसी तरीके की इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझते हैं बेटा, तब वो अपने रूलर्स, अपनी गवर्नमेंट बराबर इनके खिलाफ चले जाते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं, वो विद्रोह करते हैं, बराबर वो एक तरीके से अपने विचारधारा की क्रांति लेकर आते हैं और एक बदलाव चाहते हैं वो। तो इसको हम रिवोल्यूशन या रिवॉल्ट कहेंगे, बराबर। शब्दों के मायने बेटा थोड़ा सा समझने का और हर प्रोस्पेक्ट से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इतनी समझ आपकी क्लियर हो रही है बेटा। तो कुछ इस तरीके के रिवॉल्ट ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में भी, ब्रिटिश रूल में इंडिया में भी हुए। तो हमारा चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है कि द कंडीशन ऑफ द पीपल्स वाज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन अ रिवॉल्ट। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। अब पर्टिकुलरली एक तरीके से देखा जाए बेटा तो चैप्टर 6 के सब्जेक्ट्स में हम समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से वो कंडीशंस क्रिएट हुई बेटा, चाहे वो पीजेंट्स हो, फार्मर्स हो, स्मॉल ट्रेडर्स हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हो, किस तरीके से सब कुछ सफ़र कर रहा था। और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब पेशेंस ख़त्म हो गया और 1857 का रिवॉल्ट जो है बेटा इंडिया में हुआ, जिसको हम 1857 का विप्लव, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है बेटा इसमें अभी हम कॉजेस पे बात करेंगे कि ऐसा तो क्या हो रहा था इंडिया में कि भारत के लोगों का जो सहनशीलता है बेटा उसने जवाब दे दिया और वो ब्रिटिश रूल के कम्प्लीटली अगेंस्ट चले गए और देश में एक तरीके से देखा जाए तो क्रांति की शुरुआत हुई, बराबर उनके सामने विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे बेटा। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है बेटा कि इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी, द एनार्की द फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब till two could not weaken it. It has been admitted by the historian across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time. क्लियर, यहाँ पे बात हो रही है बेटा 18th सेंचुरी से पहले तक के भारत की, यानी कि 18वीं शताब्दी तक भारत इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्परस था बेटा। आपने बार बार सुना है ये, है ना, आपने गाना भी सुना है कि जो भारत है बेटा वो सोने की चिड़िया माना जाता था। इतनी रिचनेस, इतनी प्रॉस्पेरिटी, हमारा ट्रेड जो है बेटा दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था, बराबर बहुत ही समृद्धि थी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा था बेटा, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था। आप जब 9th-10th में आओगे बेटा तो नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी विद्यापीठ इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा नॉलेज किस लेवल का था, बराबर। तो यहाँ तो अभी हम ट्रेडिंग के पर्पज से बात कर रहे हैं। तो 18th सेंचुरी तक बेटा इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग थे, हमारी रिचनेस, हमारी प्रॉस्पेरिटी ने ही तो यूरोपियंस को हमारी तरफ एक तरीके से आकर्षित किया था और वो अट्रैक्ट हुए थे और भारत में आए थे।
बराबर, हमारे ट्रेडिंग कल्चर से अट्रैक्ट होके आए थे। पर यहाँ पे एक कंपैरिजन बताई गई है कि बेटा हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे रूलर्स के टाइम पीरियड पे बेटा कंट्री के अंदर एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एनार्की का मतलब होता है कि शासनहीनता या अराजकता का माहौल बनना। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड कुछ ऐसा ही था, जब देश के अंदर बेटा अराजकता फैली हुई थी, अनुशासनहीनता थी, एक तरीके से लॉज एंड ऑर्डर्स कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। औरंगजेब के बारे में अगर आपको जानकारी हो, पता है बेटा उन्होंने 40 ईयर्स से ज़्यादा ईयर्स तक जो है बेटा उसमें शासन किया था, जिसमें से उन्होंने अपनी लाइफ के वो पर्टिकुलर 40 ईयर्स में अगर देखा जाए बेटा तो 30 ईयर्स जैसा टाइम पीरियड तो उन्होंने एक तरीके से वॉर फील्ड में यानी कि युद्ध के मैदानों में गुजार दिया था। साउथ इंडिया के अंदर ही उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल लड़ने में गुजार दिए थे, और ज्यादातर वो ट्रेजरी का हिस्सा जो है बेटा वो वॉर में खर्च कर देते थे। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन बताइए कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी हमारी जो ये जो सारी इंडस्ट्रीज है बेटा, हमारी जो प्रोडक्शन टेक्निक है, ऑर्गेनाइज जो एक तरीके का जो हमारा ट्रेड है वो थोड़ा सा अनमैच्ड हो चुका था। बराबर, कि इनकम कहाँ से आ रही है, उसका एक्सपेंस, उसका खर्च कहाँ पे बढ़ जा रहा है, कुछ भी बैलेंस नहीं था। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन ये है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी इतनी अराजकता नहीं थी जितनी ब्रिटिश टाइम पीरियड के 200 साल के अंदर हुई बेटा। बराबर, तो एक कंपैरिजन बताई है, यानी कि कंपैरिजन में ये समझाया जा रहा है कि औरंगजेब जैसे रूलर के टाइम पीरियड में भी भारत की कंडीशन इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के 200 साल में हो गई थी। देखो यहाँ पे लिखा है, द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड bankrupt ड्यूरिंग द नियरली 200 years of the British rule. It became the country that supplied the raw material to the factories in England and offered a large market of the finished product of the factories in England. इस 200 साल के शासन में बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लैंड के लिए बेटा भारत सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंट्री हो गया था। बराबर, वो उसके लिए एक फैक्ट्री बन चुका था जहां से वो रॉ मटेरियल्स को जो है बेटा इंग्लैंड सप्लाई करता, इंग्लैंड से फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होके वापस से जो है एशियाटिक और अफ्रीकन मार्केट में आते, वो यहाँ पे लार्ज स्केल पे उनको सप्लाई करता बेटा और प्रॉफिट कमाता था, है ना। मैंने आगे भी आपको एग्जांपल दिया था कि यहीं से बेटा जो है कॉटन जो है वो खरीद के जाता था बेटा रॉ मटेरियल के रूप में, बिल्कुल चीप एकदम, और टैक्सेस फ्री था, और बिल्कुल चीपली, बिल्कुल सस्ते दामों पर चाहता था बेटा, टैक्सेस कोई लगाए नहीं जाते थे। इंग्लैंड की जो है टेक्सटाइल मिल्स में जाने के बाद बेटा उन्हीं से कपड़े बनते थे और वो कपड़े फिर वापस से एशिया और अफ्रीका और यूरोपियन मार्केट में बेचे जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना प्रॉफिट उस समय बेटा अर्न करते रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको एक तरीके से बेटा देखा जाए तो रिवोल्यूशन इन लीबिया से शुरुआत हुई है, और उसके बाद फिर हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही है इस चैप्टर के थ्रू कि वो कौन कौन से कॉजेज थे, वो कौन कौन से कारण थे बेटा जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर 1857 के रिवॉल्ट का रीजंस बने। ओके, क्योंकि हम आगे जब चैप्टर नंबर 9 देखेंगे बेटा तो हम 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी फर्स्ट जो पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा हम यहाँ तक देखते हैं। उसके अंदर अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है बेटा, उस पार्ट नंबर 2 में हम कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के बारे में देखेंगे। थैंक यू।